इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई भवन का लोकार्पण किया। यह नया आईटीआई पीपल रौली में है, जहां समय पाबंद और गुणवत्ता तकनीकी शिक्षा के लिए निर्माण हुआ है। इसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 16 करोड़ रुपए के CSR फंड से स्थापित किया गया है। इस संस्था में आपको बता दें कि सिविल, सर्वेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर और नेटवर्क मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन और फिटर जैसे ट्रेडर्स का प्रशिक्षण किया जाएगा। इस तरह गोरखपुर में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार की दिशा में इसे एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनपद गोरखपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में यहां पर जो है CM योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को इस उपहार के लिए मैं प्रदेश सरकार को की तरफ से हृदय से धन्यवाद करता हूं। खास तौर पर श्री YK दीक्षित जी को, जसवीर सिंह जी को, जिन्होंने CSR की इस निधि का इस औद्योगिक क्षेत्र में इस ITI के निर्माण के लिए उपयोग किया है। आपने लघु वीडियो फिल्म देखी होगी। इसके माध्यम से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर अपनी CSR निधि का उपयोग किया है। एम्स में, गोरखपुर एम्स में दूर दराज से आने वाले बिहार, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज या सहजनवा या कहीं का भी कोई व्यक्ति मरीजों के साथ जाएगा तो पेशेंट तो एडमिट रहता है वार्ड में, साथ के लोग कहां रहेंगे। इसके लिए 500 लोगों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन वहां पर पेशेंट अटेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ा धर्मशाला टाइप का एक बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बना रहा है एम्स गोरखपुर में। ऐसे ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने वाराणसी में BHU में जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, वहां पर भी जो जाने वाले बाहर से मरीजों के परिजन जो होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा यात्री विश्रामालय बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। KGMU लखनऊ में बनाया है। PGI के डॉक्टर आपको टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे सके, इसके लिए PGI को पैसा दिया है। अन्य तमाम स्थानों पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने CSR की निधि का बेहतर उपयोग किया है। और अब सहजनवा क्षेत्र में कार्यपालक निदेशक जो उत्तरी क्षेत्र के हैं दीक्षित जी, उन्होंने यह सौगात भी इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए दिया है। और दीक्षित जी की ये जन्मभूमि है तो उनके लिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी का यह भाव आज उन्होंने अपने इस कार्य के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में यह कहा कि चुनाव चोरी देश के लिए एक अहम और चिंताजनक मुद्दा है। 2024 के चुनावों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसमें फर्जी वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक ट्रेडर्स आदि शामिल थे। गांधी ने कहा था कि उनके पास इन आरोपों का 100% पुख्ता सबूत है और उन्होंने इसे साबित करने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर ये सब उजागर हुआ तो सामने आएगा कि देश में लोकतंत्र और मताधिकार को गंभीरता से खतरा है। इसी कारण चुनाव सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आश्वासन यहाँ पर दिया गया और यही वजह है कि यह मुद्दा संसद में उठा। तो
तो संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा देश की वास्तविक समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह महंगाई, बेरोजगारी और अन्य गंभीर मुद्दों पर बहस से बचने के लिए ऐसे विषय उठा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप यहां पर जो है लगाया है। आज की चर्चा का संदर्भ वही होना चाहिए जो देशवासियों को वंदे मातरम की भावना का सही अर्थ और सम्मान समझा सके। सभापति जी, जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे ध्यान भटकाने के सब चीजें इस सदन के सामने लाकर इसमें अपना समय देते हैं। सर, उन्होंने वंदे मातरम पर बहस केवल बंगाल चुनावों के ध्यान में रखकर ही की है, ये मेरा कहना है। ये उसी लिए तो आपने ये की। इस गलत फहमी में न रहे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हमला करके असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। यह नहीं हो सकता। इस सदन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये संसद जनता के मुद्दों और उनके समाधान के बारे में बहस करे। ये मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं ये बातें उनके सामने रखी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर उनका अपमान किया है। और कूच बिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ये सारी बातें कही हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री का तब जन्म भी नहीं हुआ था जब देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक इतने साधारण तरीके से उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपने यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें वह न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया जा सकता है जिसके वो हकदार हैं। आपको इसके लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। ये बात यहां पर कही गई। জিজ্ঞেস করুন বিজেপির নেতাদের, লজ্জা করে না? স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কোথায় ছিলে? দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তোমরা জন্মাওনি, তখন আমরাও জন্মাইনি, কিন্তু আমাদের পিতা প্রপিতামহরা জন্মেছে, যারা জানতেন স্বাধীনতা আন্দোলন, যারা আমাদের শিখিয়েছেন। কালকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিম দা, যেন মনে হচ্ছে হরিদা আর শ্যামদা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি ন্যাশনাল সং রচনা করেছিলেন, তাকে এইটুকু সম্মান দিলেন না? আপনাদের তো মাথা নিচু করে নাক্ষত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে, তাতেও ক্ষমা হবে না। আপনারা অসম্মান করেছেন দেশের ইতিহাসকে, দেশের সংস্কৃতিকে, দেশের আন্দোলনকে। আন্দোলন করেছিল কারা? স্বাধীনতা আন্দোলন। বাংলা 90% লোক বাংলায় শহীদ হয়েছিল, ফাঁসির কাটে গেছিল, জেলে ছিল, বন্দি ছিল, আর ছিল কিছু পাঞ্জাব। কোথায় ছিলেন আপনারা? রাজা রামমোহন রায়কে বলে দিলেন তিনি নাকি দেশপ্রেমিক নন, ক্ষুদিরামকে বলে দিলেন সন্ত্রাসবাদী, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙলেন, ইলেকশনের সময় সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছেন কোটি কোটি টাকা খরচ করে, আর অন্য সময় সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দাও, শীতলকুচিতে গুলি করে মারো। ভুলে গেছেন সব, ভুলে গেছেন সব। নির্বাচনের সময় রাজবংশী মানুষের কথা বলেন, আর নির্বাচনের আগে আসাম থেকে নোটিশ পাঠান। আসাম থেকে নোটিশ পাঠাচ্ছেন কুচবিহারের লোককে, আলিপুরদুয়ারের লোককে, কি না তো তুমি আসামে এসে
কৈফিয়ত দিয়ে যাও। কেউ যাবেন না, আপনারা বাংলায় থাকেন, বাংলায় থাকবেন, বহাল তবিয়তে থাকবেন। এত বড় সাহস, একটা রাজ্য আর একটা রাজ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। देवरिया में तैनात एक लेखपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में आपको बता दें कि 29 नवंबर को मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राजस्व कर्मचारियों में गहरा रोष था। कर्मचारियों का आरोप है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े विशेष जांच रिपोर्ट का अत्यधिक दबाव इस मृत्यु का कारण बना हुआ है। इसी को लेकर कर्मचारियों ने तहसील प्रशासन के विरोध दर्ज कर दिया, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और संबंधित उप जिलाधिकारी को यहां पर हटाने की मांग भी की गई है। आपको बता दें, इसी बीच प्रदेश स्तर के लिए एक प्रमुख नेता मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने संवेदन व्यापक और व्यक्त करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि सरकारी कर्मचारियों पर चुनावी कार्यों का आश्वासन दबाव बनाया जा रहा है, जो मानसिक उत्पीड़न का कारण बन रहा है। आपको सुनाते हैं आखिरकार क्या कुछ कहा यहां पर अजय राय, जो कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, SIR के तहत पूरे प्रदेश में जो ये गहन परीक्षण चल रहा है मतदाता सूची का, उसमें ये जो BLOs जहाँ जहाँ अपॉइंट किया है चुनाव आयोग ने सरकार ने, उनसे उल्टे सीधे काम कराने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाना, उनसे ज़बरदस्ती काम कराना, रात रात भर काम कराना और मानसिक रूप से उनको उत्पीड़ित करना, इसके तहत ये पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी, मैं कहूँ, ये त्रासदी है। इतना हंसता खेलता परिवार उजड़ रहा है। इसके तहत मैं आज ये लगातार मैं चल रहा हूँ, पश्चिम से लेके बुंदेलखंड से लेके पूरा हर जगह गया हूँ जहाँ BLO के साथ घटना घटी है, और इस नाते कि इनको ये ना लगे कि इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आदरणीय राहुल जी का निर्देश है एक एक लोगों के घर जाकर उनको सांत्वना देना, उनके साथ खड़ा रहना और अपनी वचनबद्धता निभाना। आज मैं आशीष जी के घर आया देवरिया में, निश्चित तौर से ये बहुत दुखद घटना है, और जिस तरीके से 28 तारीख को उनकी तबीयत खराब हुई और 29 तारीख को उनका देहांत होता है, ये पूरी तरीके से दबाव यहाँ के SDM, यहाँ के लेखपाल के ऊपर, और यहाँ जो कर्मचारी हैं, यहाँ ऊपर के बैठे लोग अपने नीचे के कर्मचारियों को पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत यूपी ATS ने लखनऊ नगर निगम से 8000 से अधिक कर्मचारियों का डेटा मांगा है। बता दें कि हाल ही में NRC के संबंध में दस्तावेज मांगने पर 160 सफाई कर्मचारी भाग गए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, जो कि आपको सुनाते हैं। घुसपैठिए बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। इसी बीच नगर निगम से यूपी ATS ने कर्मचारियों का डाटा मांगा है। 8000 से अधिक कर्मचारी हैं जिनका डाटा मांगा गया है। इनमें से 5300 वो कर्मचारी हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर 3000 वो कर्मचारी हैं जो डोर टू डोर जा करके कूड़ा कलेक्शन का काम करते हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में CM योगी के निर्देश के बाद नगर निकाय तो आ गए, वहीं अब इस बीच यूपी ATS ने भी मोर्चा संभाला है, डाटा मांगा जा रहा है। बात ज़्यादा ही संवेदनशील है। इसी बीच CM योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर ट्वीट करके लोगों से अपील भी की है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नौकरी ना दें, और अगर आसपास कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया हो तो उसकी इल्तगा पुलिस को दें। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि राजनांदगांव रेंज में नक्सल अनमूल्य प्रयासों को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। MSM जोन में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन को एक महत्वपूर्ण सदस्य सहित 12 माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय यहां पर लिया। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति रही। शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर और नक्सल गतिविधियों की हिंसा, शोषण और भ्रमित विचारधारा से उबरकर इन माओवादियों ने समाज में वापस शामिल होने का रास्ता चुना। रेंज पुलिस और सुरक्षा बल द्वारा लगातार चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान, सामुदायिक पुलिसिंग और पुनर्वास नीति की जानकारी ने भी इस प्रक्रिया को गति दी है। तो रायपुर में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 7 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें नई गाइडलाइंस, दरों पर प्रभाव और आपको बता दें कि प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और आपत्तियों पर विचार किया गया। बैठक में पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और
जन हितैषी बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं जो 8 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में इंक्रीमेंटल मूल्यांकन खत्म कर पुनर्वर्ती स्लैब प्रणाली लागू करने की भी बात यहां कही गई है। बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकान और कार्यालय का मूल्यांकन बिल्ट अप एरिया के आधार पर होगा। इसी के साथ आपको बता दें, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और मुख्य मार्गों से जुड़ी और दूरी वाले भूखंडों के लिए भी छूट और दरों में संशोधन किया जाएगा, जिससे मध्यम वर्ग को किफायत आवासीय और व्यावसायिक इकाइयां उपलब्ध होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए जा रहे हैं, ये बात भी यहां पर कही गई है। लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है, सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में होती है और उनके सुख सुविधा के लिए सरकार नियम कानून बनाती है और नियम कानून बनाने के पहले बहुत मेहनत किया जाता है। हर संबंधित वर्ग से विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद कोई नियम कानून बनता है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी जनता के हित में कुछ बात नहीं होती है, तो अच्छी सरकार तो वही है जो जनहित में कभी कभी अपना निर्णय में संशोधन भी कर दे। तो निश्चित रूप से गाइडलाइन दर को लेकर अभी कुछ बातें हैं, उसकी समीक्षा भी हो रही है, संबंधित लोगों से वार्तालाप भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें कुछ आवश्यक होगा तो आवश्यक संशोधन भी करेंगे। तो बालोद में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर राजा राव पठार में विराट वीर मेला 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस आयोजन की शुरुआत बालोद, कांकेर और धमतारी जिले के आदिवासी समाज के संयुक्त सहयोग से किया गया था। मेले का शुभारंभ राजा राव बाबा और आदि शक्ति बुद्धदेव की सेवा अर्जी के साथ परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार किया गया था। 3 दिवसीय इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य नाग, सामाजिक परियोजनाएं और संवैधानिक अधिकारों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए थे। समापन दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि शहीद वीर नारायण सिंह को माल्यार्पण करेंगे, जबकि मेले का मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे। यह आयोजन सामाजिक एकता, परंपरा और गौरवशाली इतिहास के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बलौदाबाजार जिले के 12 व्यजीय अभियान की डिजिटलाइजेशन रूप के आधार पर सुलभ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम यहां पर उठाया। अब पर्यटक घर बैठे जंगल सफारी, पर्यटन ग्राम और देवहलिए नेचर रिसोर्ट में ठहरने की ऑनलाइन बुकिंग आसानी से कर सकेंगे। टिकट उपलब्धता, सुरक्षित भुगतान और आगमन प्रक्रिया को इस प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी और सरल बनाया गया है। नई वेबसाइट आधुनिक तरीके से विकसित की गई है, जो मोबाइल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उपयोगकर्ताओं को सहज अनुभव प्रदान करेगी। फर्जी बुकिंग पर रोक, सटीक रिकॉर्ड प्रबंधन और वन विभाग के लिए वास्तविक समाज में डेटा निगरानी की सुविधा भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही व्हाट्सएप आधारित हैंसल फ्री ट्रैकिंग और इसी के साथ व्यवस्था को भी यहाँ पर जोड़ा गया। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 60 दिन पहले से एडवांस ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे क्षेत्र की और यात्रा की योजना बनाना और आसान होगा और अभ्यारण्य प्रबंधन को भी यहाँ पर नियंत्रण और सुरक्षित पर्यटक संचालन से मदद मिलेगी। रायपुर के बाटा गांव स्थित रावण भाटा के मेले में आपको बता दें कि भव्य शुभारंभ राजश्रेय महंत रामसमुंद दास जी महाराज की गरिमामन उपस्थिति से संपन्न हुआ है। मेला आयोजन समिति ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसमें आतिशबाजी और बाजे गाजे के साथ आयोजन में शामिल हुए थे। महंत जी ने फीता काटकर मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। महंत ने अपने संदेश में कहा है कि ऐतिहासिक रावण भाटा मैदान में आयोजित इस मेले में लोगों के मनोरंजन और आवश्यक वस्तुओं की खरीदने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। उन्होंने मेले को सांस्कृतिक और संयुक्त परिवार को जोड़ने का अवसर बताते हुए छोटे बच्चों सहित सभी को मेले में आने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने मेला आयोजन समिति को इस सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी है। राजधानी रायपुर का है ऐतिहासिक रावण भाटा मैदान है। यहाँ डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ हुआ है। ये डिज्नीलैंड मेला में व्यापार के साथ साथ मनोरंजन भी है कि लोग परिवार सहित आएंगे, अपने ज़रूरत की वस्तु यहाँ खरीदेंगे और साथ ही बच्चों के साथ वे लोग यहाँ मनोरंजन भी करेंगे, घूमेंगे भी। और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा यहाँ झूला का ही व्यवस्था है
तो मनोरंजन का विशेष साधन उपलब्ध कराया गया है। तो ये सभी नवयुवकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि व्यापार का साथ साथ मनोरंजन की व्यवस्था उन्होंने किया है। तो वाराणसी में एक बड़े दवा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने अपना प्रतिनिधित्व कफ सिरप की बड़ी खेप जो है यहां पर पड़ी है। आपको बता दें, पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद स्थित एक गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां तकरीबन 30,000 से अधिक कफ सिरप की शीशियां बरामद हुई हैं। अनुमानित मूल्य इसका जो है लगभग 60 लाख रुपए बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह गोदाम करीब 3 महीने पहले किराए पर लिया गया था। पुलिस ने संबंधित गोदाम को सील कर दिया है और मामले की अब व्यापक जांच चल रही है। यह कार्रवाई उस बड़े ड्रग स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसकी जांच अब व्यापक स्तर पर चल रही है। वाराणसी में पकड़ी गई खेप जो है यहां पर प्रतिबंध कफ सिरप की एक बड़ी खेप के ऊपर एक बड़ी प्रशासन की कार्रवाई माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन जाते जाते आप एक नजर डालें सुर्खियों पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।